Hello students, here our next lecture of class 8 subject science and chapter materials, metals and नॉन मेटल्स। ओके, तो इनकी हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत आइडिया हमने इसमें ले लिया था और हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की बात करी थी। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इनकी बात करी थी। क्या क्या बिहेवियर वो शो करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हमने बात करी थी। हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये हार्ड होते हैं, लस्ट्रस मेटल जो होते हैं, हार्ड, लस्ट्रस, मैलेबल, डक्टाइल, सोनरस और अच्छे कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये अलाउ करने देते हैं। और जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। जबकि ये अलाउ करते हैं, मेटल अलाउ करते हैं, नॉन मेटल अलाउ नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो एग्जाम्पल नॉन मेटल के क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जबकि मेटल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने यहाँ से छोड़ा था नॉन मेटल के बारे में कि ऑब्जर्व करते हैं कि जब रिएक्शन, नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आप घर पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में है क्या, क्योंकि हम इसको लैब में ही कर सकते हैं और आइडल के प्रेजेंट में ही इसे हम कर सकते हैं। ओके, तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लेजेटिंग स्पून। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, एक चमकदार जो स्पून है, चमकदार जो चम्मच होती है, चमकदार चम्मच लेनी है हमने। डेफ्लिग्रेटिंग का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, तो बोल रहा है इज इफ डेफ्लिग्रेटिंग स्पून इज नॉट available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4a। तो देखिए आपने क्या करना है, एक चमकदार चम्मच लेनी है और उसे हीट करना है। और अगर आपके पास ऐसी चमकदार चम्मच नहीं है तो आप कोई भी किसी भी बॉटल का मेटल का बना हुआ कैप आप ले सकते हो और उसको एक मेटलिक वायर से आप उसको पूरा रैप कीजिए और उसके बाद उसको शेप दीजिए कैसा, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उसको उसका शेप दे दीजिए, कुछ इस तरीके से क्या कर दीजिए, आप उसे एक वायर से इसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, तो जब सल्फर स्टार्ट हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सल्फर लेना है, एक चम्मच में सल्फर लेना है और इसे गर्म करना है। उसके बाद अगर आपके पास ये चमकदार चम्मच नहीं है तो आप एक मेटलिक कैप ले सकते हैं किसी भी बॉटल की, एक मेटलिक वायर से उसे रैप कर दीजिए। इसके चारों ओर एक वायर लगा दीजिए जैसे कि इसमें लगाया गया है, देखिए, और उसके बाद इसे कुछ इस तरीके का शेप दे दीजिए। ओके, तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एज आप इसे हीट कर रहे थे तो एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जैसे ये जलना स्टार्ट होगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार या ग्लास टम्बलर। तो ये जो स्पून है इसको आप इसमें डाल दीजिए, इसी को उठाइए और इसमें डाल दीजिए। ठीक है, आपके पास गैस जार है या ग्लास टम्बलर है, जो भी है वैसे डालिए, एंड कवर द टम्बलर विथ अ लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तो कुछ इस तरीके से इसकी लीड बंद कीजिए कि जो गैस इसके अंदर बनेगी वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो बोल रहा है रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर तक ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद इस स्पून को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड। तो आपने क्या करना है, थोड़ा से क्वांटिटी में पानी आपने इसमें क्या करना है, टम्बलर में ऐड कर देना है और जल्दी से इसे रिप्लेस कर दिए, लीड को रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही पानी ऐड करेंगे जल्दी से लीड को आप रिप्लेस कर देंगे। शेक द टम्बलर वेल, तो इसको अच्छे से शेक कीजिए, हिलाइए अच्छे से। चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, तो आपके पास रेड और ब्लू लिटमस पेपर आपको लेबोरेटरी में दिए जाएंगे, फिर आपको उससे से चेक करना है कुछ इस तरीके से, रेड लिटमस पेपर डालिए, ब्लू लिटमस पेपर डालिए। ठीक है,
तो ये रिजल्ट तो आपको बेटा तभी मिल पाएगा जब हम करेंगे इसको, है ना, जब हम लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी इसका आंसर हमें मिल पाएगा। तो अभी तो आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है हमें। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब ये रिएक्शन होगी ना, जब आप सल्फर और ये ग्लास टम्बलर में वाटर डाल के जब इसको हम शेक करेंगे या हीट करेंगे, तो उस टाइम पे होगा क्या, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा सल्फर और ऑक्सीजन का, उसे हम क्या कह देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। और किस फॉर्म में बनता है, गैसियस फॉर्म में ये बनता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस से बनती है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए दो टाइप के एसिड होते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक सल्फ्यूरस एसिड होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो बनता है वो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। आप सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, अपने हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां सीखेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं क्या है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसे कुछ इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, ये उसको इंडिकेट करने का तरीका होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जिसे कि हम SO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। SO2 रिएक्शन करता है वाटर के साथ। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एंड इन सल्फर डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दिखाया गया ना 2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हियर 2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जब कंबाइंड होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं H2। देखो दो H है ना, तो H2, 1S है 1S, वो टोटल कितने हो गए, एक ऑक्सीजन के पास, एक वाटर के पास एंड एक सल्फर डाइऑक्साइड के पास, तो 2 + 1 3, टोटल 3 है ना। तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। और अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड होता तो इसका फॉर्मूला होता H2SO4। जब H2SO3 होता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, सल्फ्यूरस एसिड। एंड जब H2SO4 होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है और बाकी सारे डिफरेंशिएशन इसमें देखे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये आप हायर क्लासेस में अपनी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। और हमें पता है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड कब होता है, जब भी कोई एसिड कहीं पे प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे अगर आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जब हम एक बेस का टेस्ट करते हैं तो बेस के टेस्ट में क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट, ठीक है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो जब भी ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में आप ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं और वो ब्लू लिटमस पेपर थोड़ी देर बाद रेड कलर का अगर आपको शो हो रहा है, वो ब्लू था लेकिन रेड कलर आपको शो हो रहा है जहां तक आपने डिप किया था उस पार्ट तक, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरस एसिड है, वैसे तो नेम से ही पता चल रहा है एसिड है, तो ये क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जनरली जो ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, उन नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइड बनाएंगे, है ना। तो इसीलिए उनको ऑक्साइड कह दिया जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। तब बहुत ज्यादा टफ नहीं सोचना या बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत ज्यादा डीप अगर हम ना जाएं, तो सिर्फ इतना आप समझिए कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की वजह से उसे ऑक्साइड कहा जाता है और होता भी यही है, ठीक है। इसीलिए से डाइऑक्साइड कह दिया ना, क्योंकि उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी थी और ऑक्सीजन ऐड हो गया था उसमें। ओके, तो अब जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। और जितने भी नॉन मेटल हैं उनके सभी ऑक्साइड या ऑलमोस्ट जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सभी एसिडिक इन नेचर में होते हैं। एसिडिक मीन्स, एसिड मीन्स क्या होता है, जो खट्टा होता है। आप जितनी भी चीजें थोड़ा बहुत जो भी खट्टापन जिनमें आप में नजर आता है, इट मीन्स कि वो एसिड है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो
इतनी सारी, हमने तो सुना है कि एसिड बहुत डेंजरस होता है, एसिड जला देता है हमारी बॉडी पार्ट्स को, हमें एसिड को टच नहीं करना चाहिए। तो फिर मैम तो बोल रही है कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें एसिड होता है। यस, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें एसिड होता है, बट उनमें वो एसिड होता है, वो नेचुरल एसिड होता है जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मैंगो खाते हो, आप ऑरेंज खाते हो, आप इमली खाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एसिड का अमाउंट प्रेजेंट रहता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, या नेचुरल एसिड होता है जो कि हमें हार्म नहीं करता है, वो हमें टेस्ट ही देने का काम करता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड नॉर्मली खट्टे फलों में ऑलमोस्ट सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और वो सिट्रिक एसिड हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, वो हार्म नहीं पहुंचाता है क्योंकि वो नेचुरल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक। Now, recall the name of some of the laboratory acid and bases you have read in class 7. Class 7 में आपका एक चैप्टर था एसिड एंड बेसिस वाला। उस चैप्टर में आपने बहुत सारे एसिड्स और बेसिस के नेम पढ़े होंगे, या आपको लर्न होगा, आपने बुक में देखा होगा, आपको लेबोरेटरी में दिखाया गया होगा एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, है ना। नोट डाउन देयर नेम इन टेबल 4.4, तो उनको याद कीजिए और उनके नेम आपने क्या करने हैं, एटलीस्ट नेम तो उनको लिख ही लीजिए। बेस का नेम जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मेटल क्या है बेटा, कैल्शियम, है ना। तो ऐसे ही एसिड दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो नॉन मेटल क्या है इसमें, सल्फर। तो आपको जितने याद आ रहे हैं, अगर आपको 5 तक याद आ रहे हैं जो भी आपने क्लास 7 में पढ़े थे, तो उन्हें नोट कीजिए, उनका मेटल लिख दीजिए, और एसिड का नेम बेस का नेम लिखिए, उसका मेटल का नेम लिखिए, एसिड का नेम लिखिए और नॉन मेटल का नेम लिखिए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, मुझे सेंड करना है, और बहुत सारे बच्चे सेंड कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, आप लोग जो भी सेंड कर रहे हो, साहिल ने भी मुझे सेंड किया था, तो वेरी गुड, आप लोग काम कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे नहीं सेंड कर रहे हैं आंसर। तो मेरे पास नेम नोट हैं आप लोगों के, तो काम कीजिए बेटा, ये भी टेबल भी फिल कीजिए, रिकॉल कीजिए आपने क्लास 7 में क्या क्या किया था। ठीक है, कौन, बस नेम ही तो याद करने हैं आपने, नेम याद कीजिए आपने कौन कौन से पढ़े थे, और उसके बाद मेटल लिख दीजिए मेटल के लिए, और नॉन मेटल के नॉन मेटल लिख लीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया हमें, नोट डाउन देयर नेम इन टेबल 4.4, आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम। तो आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग सभी चीज़ें, आप मेटल और नॉन मेटल भी उसमें से पहचान लेंगे। बेस के पास, एसिड के पास क्या होगा, नॉन मेटल होगा, और बेस के पास मेटल होगा। ओके, या जो भी जिस भी हिसाब से आपको दिखाई देता है, जैसे आपको यहाँ पे बेस के लिए दी गई ना टेबल, तो बेस के लिए टेबल दी है तो यहाँ पे आप मेटल का नेम लिखेंगे, और यहाँ पे एसिड के लिए टेबल दी गई है तो एसिड लिखिए, और यहाँ उसके नॉन मेटल का नेम लिख लीजिए। ओके, तो फिर बोल रहा है आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। वो उनको पहचानिए जो कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे ऑक्सीजन से मिलके। ओके, तो नाउ रिएक्शन विथ वाटर। अब पढ़ते हैं कि जब भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, क्या वो बनाते होंगे, जब भी वो किसी एक मॉलिक्यूल से, वाटर के 2 मॉलिक्यूल से, कितने भी मॉलिक्यूल से जब वो रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है। ठीक है, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। तो अब यहाँ पे सिर्फ नॉन मेटल ही नहीं, हम मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही बात करेंगे कि मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, नॉन मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो आप उससे पहले देखो, आपको कुछ दिया गया है, सोडियम मेटल। सोडियम क्या है, एक मेटल होता है, इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको अगर आप छोड़ देंगे ना तो इधर भी रिएक्शन करेगा, उधर भी रिएक्शन करेगा, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव वे होता है। इट रिएक्ट्स विगरसली मीन्स जोरदार, बहुत जोर से या बहुत तेजी से। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो बहुत फास्ट वे ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन कर लेता है। और अगर आप सोडियम मेटल को ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन करता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन, इसीलिए इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो
ये सोडियम है उसे केरोसिन की बॉटल्स में क्यों स्टोर करके रखा जाता है? क्यों? क्योंकि जो सोडियम मेटल है अगर वो एयर के कांटेक्ट में आया या वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया या वाटर के कांटेक्ट में आया तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, और इस फास्ट रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसको रोकने के लिए हम उसे क्या कर देते हैं, केरोसिन में उसे स्टोर करके रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 4.5, ये भी आपको टीचर की ही प्रेजेंस में करनी है और ये भी आप लैब में ही कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें है क्या क्या। ओके, तो बोल रहे टेक और 250 ml बीकर और ग्लास टम्बलर, या बीकर लीजिए या ग्लास टम्बलर आप लीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास है। हमें बीकर मिल जाएगा, ग्लास टम्बलर, हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी कहाँ, हमारे लैब में। तो इसमें 250 ml टेक अ 250 ml बीकर और ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। तो 250 ml का एक बीकर लीजिए, उसमें उसका आधा क्या कर देना है, आपने पानी डाल देना है, ठीक है, वाटर डाल देना है। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है बाकी मेटल के कंपैरिजन में, और इसको हम कट कर सकते हैं नाइफ से, ये पढ़ा था ना। तो बस अब वही करना है, आपको लेबोरेटरी में सोडियम मेटल मिल जाएगा, आपने क्या करना है, इसको छोटे से पीस में नाइफ की हेल्प से छोटे पीस में इसे आपने कट कर देना है। ओके, तो dry it using, now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton। तो इसको क्या करना है, फिल्टर पेपर का यूज करके इसे ड्राई कर दीजिए, ठीक है, तो सुखा दीजिए थोड़ा, एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, छोटे से कॉटन के पीस में इसे क्या कर दीजिए, रैप कर दीजिए, मोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जर्व केयरफुली इसे ऑब्जर्व कीजिए। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, जब आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे या जब हम लेबोरेटरी में ये ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उस टाइम पे मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, आप बीकर से दूर हो। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा ना। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, जब भी रिएक्शन हो जाएगी तो आपने बीकर को टच करना है। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हो, आप गर्म फील कर रहे हो या ठंडा फील कर रहे हो। हैज द बीकर बिकेम हॉट, क्या बीकर गर्म हो गया था। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अब आपकी बारी है कि आप दोनों के दोनों लिटमस पेपर पकड़िए, ब्लू कलर का भी और रेड कलर का भी लिटमस पेपर पकड़िए, और उसे इस सॉल्यूशन को उसमें टेस्ट कीजिए, ठीक है, उसको टेस्ट कीजिए। आपने बीकर में क्या डाला था, वाटर डाला था, और इसके बाद सोडियम आपने डाला था, सोडियम और वाटर आपने डाला था, और उसके बाद अब आप चेक कर रहे हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड करता है या रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो लिटमस टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है। ओके, सो यू ऑब्जर्व, अब देखिए आपको आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। आप ऑब्जर्व करेंगे कि सोडियम बहुत ही तेजी से वाटर से रिएक्शन करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, बाकी के दूसरे जो मेटल होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, तो आयरन जब भी रिएक्शन करता है वाटर के साथ बहुत धीरे धीरे करता है, लेकिन अगर बात सोडियम की करें तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन ये करता है। और आपने कभी एक मैजिक आपने देखा होगा कि पानी में कुछ लोग आग लगा देते हैं, कहते हैं कि ये मैजिक है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं पता है, वो जल्दी से सोडियम मेटल डाल देते हैं बिल्कुल चालाकी से उस वाटर में। वो कहते हैं कि चलिए दिखाते हैं आज हमें आपको जादू, जिसमें कि पानी में हम आग लगा के आपको दिखाएंगे। तो पता है वो लोग क्या करते हैं, चालाकी से छोटा सा सोडियम मेटल उस पानी में डाल देते हैं और जल्दी से आग लगा देते हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही है, वो रिएक्शन करेगा और आग की लपटें उसमें उठने लगती है, ठीक है। तो ये कोई जादू नहीं होता, एक साइंटिफिक रीज़न है, एक साइंटिफिक तरीका है कैसे सोडियम मेटल कैसे उससे रिएक्शन करता है। तो सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, कुछ मेटल ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि आयरन रिएक्ट तो करता है वाटर के साथ लेकिन बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं ना, जनरली वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करते हैं वाटर के साथ, वो बहुत ज़्यादा लेकिन रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। इस टाइप के नॉन मेटल्स को कहाँ स्टोर कर दिया जाता है? वाटर में, ठीक है, क्योंकि वो वाटर से तो रिएक्शन ही नहीं करते हैं ना, पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो पानी से कोई खतरा नहीं है, कोई हीट ये नहीं कैच करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, तो इसलिए इनको किस में स्टोर कर दिया जाता है? वाटर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसको किया जाता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। लेकिन जब जैसे ही इसको हवा में या ऐसे खुले में छोड़ देंगे ना, तो ये आग पकड़ने लगता है। तो टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो एटमोस्फेरिक, अब देखो ऑक्सीजन तो वाटर में भी होता है और ऑक्सीजन एयर में भी होता है, लेकिन ये एयर में रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है और एटमोस्फेयर में डायरेक्ट फॉर्म में मिलती है। तो इसलिए एटमोस्फेरिक फॉस्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए इसे किस में स्टोर कर दिया जाता है? वाटर में। तो ये जो हमारा सोडियम था, सोडियम को हमने पढ़ा किस में करते हैं? केरोसिन में। और फॉस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं? वाटर में, ठीक है, उसको केरोसिन में और इसे वाटर में स्टोर हम कर देते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एसिड। क्या होता है जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एसिड्स के साथ। तो चलिए जानते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड। तो देखते हैं कैसे नॉन मेटल और मेटल बिहेव करते हैं किसके साथ? जब भी एसिड के साथ हम इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो ठीक है, तो चलिए ये भी हमारी वही एक्टिविटी है बेटा। सारे इस चैप्टर की जितनी भी अभी जो रिएक्शंस आएंगी या जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी ना, ये सब मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप घर में कीजिए, क्योंकि ये हम लेबोरेटरी में ही कर सकते हैं। तो एक बार हम जान लेते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो टेक सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5। तो आपने टेबल 4.5, ये हमारी टेबल 4.5 है। टेबल 4.5 में कौन कौन से मेटल और नॉन मेटल दिए गए हैं? मैग्नीशियम का रिबन, एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग, कॉपर पील्ड, फ्लेक्सिबल वायर, चारकोल पाउडर, सल्फर पाउडर, ये सब दिया है। सबसे पहले तो इसमें आपने पहचानना है कि मेटल कौन कौन है और नॉन मेटल कौन कौन से हैं। तो फिर ये रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हम नहीं कर सकते हैं घर में। और ऐसे ही रिएक्शन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देख लेते हैं कि कहा क्या जा रहा है हमसे। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। टेक सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5। आपने इनके सैंपल्स देने हैं मेटल और नॉन मेटल के। पहचानना है आपको कि कौन नॉन मेटल है कौन मेटल है, ठीक है। तो इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इनको लीजिए एंड लेबल देम ABCDEF। जितने आपके पास हैं उस हिसाब से आपने क्या करना होगा, इसको लेबल करना होगा, ताकि आप इजीली उसे पहचान सके बाद में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एट 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्रॉपर होता है एक ड्रॉप वाइज, उसमें 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे उसको डाइल्यूट फॉर्म में। अच्छा, ये चीज़ आपके लिए जाननी जरूरी है। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। कंसंट्रेट एसिड होता है, एक डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मीनिंग होता है जिसमें एसिड का अमाउंट कम होता है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसमें हम वाटर मिक्स कर देते हैं, उसके एसिडिक बिहेवियर को कम कर देते हैं। और जैसे कि 90% अगर वाटर होगा तो 10% क्या हो जाएगा, उसमें एसिड होता है, और ये एसिड बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है जो डाइल्यूट फॉर्म में होता है। जबकि कॉन्क यानी कि कॉन्सेंट्रेट एसिड जो होता है वो ऐसा एसिड होता है जिसमें कि वाटर 10% होगा और 90% क्या होगा, एसिड होगा। हम कह सकते हैं मीन्स कि एसिड का अमाउंट ज्यादा और वाटर का अमाउंट कम, तो उसे कंसंट्रेट कह देंगे। और जो डाइल्यूट जिसकी हम बात कर रहे हैं, डाइल्यूट का मीनिंग होता है जिसमें एक ऐसा एसिड जिसमें एसिड कम है लेकिन पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 ml ड्रॉप्स इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हर एक टेस्ट ट्यूब में डालनी है 1 by 1। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, फिर देखिए कि क्या क्या रिएक्शन हो रही है। इफ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सॉल्यूशन, अगर ठंडे सॉल्यूशन में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है तो वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, धीरे धीरे आपने क्या करना होगा, टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे गर्म करना होगा नीचे से एक लैंप लगा के, ठीक है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो फिर क्या करना है आपने, हर एक टेस्ट ट्यूब के सामने, हर एक टेस्ट ट्यूब के माउथ पार्ट के सामने आपने क्या कर देना है, एक माचिस की तिल्ली, जली हुई माचिस की तिल्ली लेके जानी है। तो रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट। और ऐसे ही एक बार ये कर दिया, अपना ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए और यहाँ पे
लिख लीजिए, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्या था, आपने जब वार्म किया तो क्या हुआ। फिर यही प्रोसेस आपने रिपीट करनी है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ भी यही करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहा जाता है, HCl, उसका फॉर्मूला होता है HCl, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। ये होता है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ओके। तो बोल रहा है कि रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी तक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया था, अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कीजिए, और दोनों के फिर हम क्या करेंगे, इसके रिकॉर्ड जो भी हमें मिलेंगे वो ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। लेकिन ये तो हम स्कूल में ही कर सकते हैं बेटा, घर में तो आप कर भी नहीं सकते और करने की कोशिश भी नहीं करनी है, ओके। तो जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे हम आफ्टर स्कूल ही हम ये करेंगे। इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो क्या कुछ डिफरेंस आपने देखा तरीके में, जिसमें कि नॉन मेटल और मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहे थे या अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट उनको मिला। तो बोल रहे हैं व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज बॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो क्या वो पॉप जो साउंड आई थी जब भी आपने जली हुई माचिस की तिल्ली उन सभी टेस्ट ट्यूब में लगाई थी, तो किसी किसी टेस्ट ट्यूब में एक पॉप साउंड आया था, मतलब पॉप की जैसी आवाज आई थी जब भी आपने जली हुई माचिस की तीली आपने उसमें लगाई थी। तो ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो आगे जानेंगे ये क्या होगा। पॉप साउंड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉप साउंड किसकी होती है, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। आपने देखा, आप देखेंगे जब आप ये रिएक्शन करेंगे ना, ये रिएक्शन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेकिन मेटल जो होते हैं वो इससे रिएक्शन करते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जलता है एक पॉप की साउंड के साथ। पॉप साउंड एक आता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पॉप साउंड होती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है, और वो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है या जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो पॉप की साउंड के साथ वो प्रोड्यूस होती है, ओके। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो कॉपर था उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो रिएक्शन नहीं किया, लेकिन इवन तब भी नहीं किया जब उसे हीट किया गया या जब उसे गर्म किया गया, लेकिन उसने रिएक्शन किसके साथ करी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करी थी, ठीक है। तो कुछ अलग सी प्रॉपर्टी आपने देखी कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो नहीं लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन उसने करी थी। तो चलिए जानते हैं बेसिस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो तब क्या होता है, ठीक है। रिएक्शन विथ बेसिस, बेस के साथ रिएक्शन, तो ये भी टीचर के प्रेजेंस में ही है, ये भी लेबोरेटरी वाला ही काम हमारा है, तो फिर भी जान लेते हैं। प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। आपने क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाना है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 पैलेट 5 ml पानी में उसको डालना है। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉल इनटू इट, तो एक पीस एल्यूमिनियम का इसमें ऊपर से डाल दीजिए। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये सारी चीजें कर देंगे तो एक माचिस की तीली जला के उस टेस्ट ट्यूब के सामने हम ले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है उसको ऑब्जर्व करना है। तो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, तो ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट करेगा, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने पढ़ा कि जो पॉप साउंड आती है वो तब आती है जब कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है या हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है। अल्टीमेटली जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो उससे पॉप साउंड इवॉल्व होती है ना। तो वही पॉप साउंड, वो पॉप साउंड किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे मेटल जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, जबकि जो नॉन मेटल की रिएक्शन होती है बेसिस के साथ वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है। तो
टफ प्रोसेस होती है, हम कह सकते हैं। मेटल तो रिएक्ट करते हैं इजीली और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि नॉन मेटल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स होता है एक ये वाला प्रोसेस। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक से दूसरी जगह चेंज कर देना किसी का, मतलब कि आपने क्या किया, जैसे आपके पास ब्लू पेन थी, आपके फ्रेंड के पास ब्लैक पेन थी, तो आपने अपनी ब्लू पेन उसको दे दी और उसकी ब्लैक पेन पकड़ी अपने पास रख ली, ठीक है। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, जगह चेंज कर देना, ठीक है, पोजीशन चेंज कर देना। तो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, याद कीजिए वो एक्टिविटी जो कि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में आपने पढ़ी थी क्लास 7th में, ठीक है। क्लास 7th में जब आपने एक्टिविटी पढ़ी थी तो वो एक्टिविटी याद कीजिए, या वो एक्टिविटी जब आपने की थी तो उस एक्टिविटी के बारे में सोचिए कि आपने क्या क्या किया था। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड, चलिए देखते हैं इसी टाइप की कोई और रिएक्शन भी होती है क्या डिस्प्लेसमेंट वाली। तो एक्टिविटी 4.8, टेक 500 ml beaker and label them A, B, C, D, E, D and E। तो आपने 500 ml के बीकर लेने हैं और उनको लेबल कर दीजिए A, B, C, D, E, मतलब कि उनको नाम दे दीजिए ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ओके, टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, तो आपने क्या करना है, 50 ml पानी को हर एक बीकर में डालिए। 100 ml का था, यानी कि आधा आधा बीकर में क्या कर देना, आपने पानी भर देना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a, तो आपने क्या कर देना है, इसमें सब्सटेंसेस को डालना है। और सब्सटेंसेस क्या क्या होंगे, बीकर ए में कॉपर सल्फेट और जिंक का ग्रेन्यूल डाल दिए, बी में डालिए कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल डाल दीजिए, सी में जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग डाल दीजिए, कॉपर डाल दीजिए, आयरन सल्फेट एंड कॉपर डाल दीजिए, और ई में क्या डाल देना है, जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल आपने डाल देना है। तो सभी में ये सारी चीजें 5 की 5 टेस्ट ट्यूब में या बीकर में ये डाल दीजिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, थोड़े देर के लिए बीकर्स को ऐसे ही रहने दीजिए, हिलाइए डुलाइए मत, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे हिलाना नहीं है, ठीक है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, उसके बाद आपको जो भी ऑब्जर्वेशन मिलता है उसे अपनी नोटबुक में आप उसे रिकॉर्ड कीजिए। आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा हुआ कि किसी ने कलर चेंज किया, या क्या ऐसा हुआ कि किसी का कलर खत्म हो गया, ट्रांसपेरेंट बन गया, या ऐसा हुआ कि जिसका कलर जैसा था वैसा ही रहा। तो आपको जो भी नजर आ रहा है आपने क्या कर देना है, उसे अपने नोटबुक में नोट कर देना है। What changes do you observe in the various beaker, तो आपको इन बेकर्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution, आपने पढ़ा है कि एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह को चेंज कर देता है जब भी वो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना। तो अब ऐसा क्यों होता है कि जो पावरफुल होगा वो क्या कर देगा, दूसरे को उसकी जगह से उठा देगा और अपना वहां चले जाएगा, बस ये समझिए, ठीक है। तो चेंज कौन करेगा, जगह चेंज कौन करने की कैपेसिटी किसके पास होगी, जो पावरफुल होगा। ओके, तो यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन इन बीकर ए। बीकर ए में क्या था, जिंक था। जिंक किसको रिप्लेस कर देता है, कॉपर को, यानी कि Cu को। कहां से, कॉपर सल्फेट से। देखिए यहाँ पे क्या था, हमसे कहा गया था कि कॉपर सल्फेट CuSO4 की रिएक्शन जिंक के साथ करवाइए, Zn के साथ कराइए। तो ये क्या बन जाएगा पता है आपको, ये जिंक को हम Zn से दिखाते हैं, तो CuSO4 का ZnSO4 बन जाएगा और Cu ये अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये जिंक है वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। जिंक के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे। ओके, तो देखिए वही आपको बताया जा रहा है कि इन बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से यानी कि CuSO4 से रिप्लेस कर देता है। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऐसा हुआ, तो कॉपर सल्फेट जब आपने डाला होगा ना तो उसका कलर रहेगा बीकर में
ब्लू कलर। और जैसे ही कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक जब आ जाएगा तो वो क्या कर देता है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। बीकर के बॉटम में एक पाउडरी रेड मास का कलर आ जाता है, जबकि ओरिजिनल कलर उसका क्या था, कॉपर का ब्लू कलर था। तो इससे ये पता चला कि जिंक उसमें आ गया है, जिंक ने रिएक्शन कर दी है और कॉपर को उस सॉल्यूशन से उसने बाहर फेंक दिया है। ओके, द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो इसको रिएक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं, रिएक्शन को दिखाने का तरीका है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस जिंक Zn। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और जैसे ही जिंक इसमें डाला जाता है तो जिंक इससे रिएक्शन कर जाता है और जिंक सल्फेट यानी कि कलरलेस हो जाता है, और जो कॉपर होता है वो नीचे बैठ जाता है, कहीं कहाँ नीचे, बीकर के नीचे बॉटम में आ जाता है, जो कि रेडिश कलर का शो होता है। ठीक है, यानी कि ये CuSO4 से ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। You can write down the reaction taking place in beaker B in a similar manner। तो उस beaker B में भी आप कुछ इसी तरीके की रिएक्शन करवा सकते हो। कैसे, CuSO4 है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, Fe के साथ, तो FeSO4 प्लस Cu भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि Cu को FeSO4 क्या कर देगा, अपनी जगह से, यानी कि Fe आयरन, Fe मीन्स क्या होता है, आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। ओके, तो ये क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है Cu को, यहाँ FeSO4 आ जाता है। ओके, नाउ पहेली कुछ कह रही है, आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बीकर बी। तो बोल रही है कि ठीक है, बीकर ए और बीकर बी में जो रिएक्शन हुई थी वो तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि एक मेटल या एक जो कंपाउंड है, एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को उसकी जगह से हटा दे रहा है और वहां खुद आ जा रहा है। बट I am still confused why there is no change in beaker C, D and E। लेकिन देखिए, आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना, देखिए डायग्राम, नॉर्मल डायग्राम ये था जब आपने नॉर्मली, जिसमें जैसे कि इसमें ZnSO4 था, इसमें CuSO4 था, तो नॉर्मल डायग्राम ये थे। लेकिन जैसे ही आपने इसमें क्या डाल दिया, जैसे ये CuSO4 था, ये भी CuSO4 था, और C वाला क्या है, ZnSO4, और D वाला FeSO4 और N ZnSO4। तो जब इनकी रिएक्शन करवाई गई, इनकी रिएक्शन हुई, तो देखिए जिंक के साथ कराई तो ZnSO4 हुआ, यहाँ ब्लू कलर था और यहाँ कलर चेंज हो गया, यहाँ भी ब्लू कलर था, यहाँ भी कलर चेंज हो गया। लेकिन जो कलर यहाँ है वही कलर C वाले में है, जो कलर D में है वही रिएक्शन के बाद भी है। बिफोर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन कलर्स आर सेम ऑन these 3 बीकर्स ना। तो अब पहेली कह रही है कि ऐसा कैसे हुआ, मीन्स कि इसमें कलर सेम कैसे हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी कैसे हैं, और इन दोनों में चेंज क्यों हुए। तो चलिए जानते हैं, पहेली का आंसर ढूंढते हैं। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C। हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिंक का कॉपर में बीकर सी में हुआ हो, यानी कि इसमें हमने क्या डाला था, जिंक सल्फेट से कॉपर हमने डाला था, तो क्या हो गया होगा, There could have been displacement of zinc by copper। कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया हो, ऐसा हो सकता है ना बीकर सी में, एंड बाय आयरन इन बीकर ई, और ऐसे ही बीकर ई में आयरन ने कर दिया होगा। Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D। तो ऐसे ही beaker D में भी हुआ होगा, है ना। तो since we do not see any change in beaker C, हालांकि जबकि हमने कोई चेंज नहीं देखा है beaker C में, हमने कोई चेंज नहीं देखा है, we can infer that copper is not able to replace zinc। तो हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं, ये कंक्लूजन हम निकालेंगे कि जो कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस करने के काबिल नहीं है, जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है, कहाँ से, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से। बट वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है, व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वही जिंक जो कि कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, तो वो क्यों नहीं यहाँ रिप्लेस कर सकता है ना। तो फिर ये यहाँ पे को क्यों नहीं जिंक को रिप्लेस कर पा रहा है बीकर ए में, तो बीकर ए में जब उसने कर दिया था, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी, क्यों कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है सी में, सी वाले बीकर में। तो रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट arbitrary।
साइंस इज नॉट आर्बिट्री, इट फॉलोज डेफिनेट रूल, मीन्स कि साइंस कोई इमेजिनेशन के साथ नहीं होता है, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट। तो ये साइंस किसको फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, जो कि फैक्ट के बेसिस पे एक्चुअल जो चीजें होती हैं उनके बेसिस पे जो काम करती हैं। एंड द रूल हेयर इज, यहाँ रूल क्या है, दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के और आयरन के कंपैरिजन में, ठीक है। कॉपर, आयरन और जिंक में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, जिंक है। अ मोर रिएक्टिव मेटल, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मीन्स जो सबसे रिएक्शन करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है, जो बहुत एक्टिव होता है हम कह सकते हैं, ठीक है, जो एक ऐसा बच्चा है क्लास में जो सारी चीजें करता है, जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, जो पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, जो सारे कहने मानता है, सिंगिंग में भी अच्छा है, डांसिंग में भी अच्छा है, आप कह सकते हैं एक तरीके से एक्टिव बच्चा वही तो हुआ ना जो सारी चीजें करता है, या ऑलमोस्ट 2 या 3 चीजें, 3 स्पेशलिटी तो उसके पास है ही। तो वैसे ही जिंक, कॉपर और आयरन में जिंक क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और ये क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को। बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, लेकिन जो कम रिएक्टिव होता है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके, now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also। अब आपको समझ में आ गया होगा कि beaker D और E में डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कम रिएक्टिव मेटल अपने से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ओके, कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। क्या आप गेस कर सकते हो फिर आप सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, फिर कौन कम रिएक्टिव होगा, क्या आप सीक्वेंस बना सकते हैं? यस, आप जब आप ये एक्टिविटी दोबारा पढ़ने वाले हैं ना, जब इसे आप रिवाइज करेंगे, यहाँ से इस एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी 4.8 से, जब आप यहाँ तक पढ़ लेंगे ना, तो आई एम 100% श्योर कि आपको इसका आंसर मिलेगा और आप इसको सीक्वेंस में शो करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि सीक्वेंस में शो करके कौन पहले आ रहा है, जिंक, आयरन, कॉपर में सबसे पहले कौन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उससे कम कौन है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है। आप ये इजीली बता सकते हो अगर आपने ये रिएक्शन करना, तो करके तो आपको आएगा ही आएगा, ये हम लैब में करेंगे, लेकिन जब आप पढ़ भी लोगे ना, आपको पढ़ के भी आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ हेयर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम जानते हैं कि हम मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ कर रही है, क्या हो रहा है, ऐसे मेटल नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। ये सारी चीजें तो हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन इन मेटल्स का और नॉन मेटल का यूज क्या है ये हम जानते हैं। ओके, you should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets, cooking utensil, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। तो आप क्या आप ये गैस कर सकते हो, आप एबल हो गए होने चाहिए, अभी तक आप गैस करने चाहिए कि कौन कौन से, या ये जो मेटल्स होते हैं उनका यूज मशीनों में, ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, सैटेलाइट में, जो गैजेट्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल होते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, इनमें यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल। आप अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें आप फेमिलियर हो चुके हो। नॉन मेटल्स के जो यूजेस हैं उनमें हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वन। अब कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। तो आई एम श्योर, या हमारी बुक भी श्योर है कि आप लोग इसको सही सही गैस करने वाले हो। ओके, तो ये आपने सही गैस किया था। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो देखिए आपने ये गैस करने हैं और फिर बताने हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसेंशियल हैं, विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सांस लेते टाइम सभी जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। हम सांस लेते टाइम पे क्या इनहेल करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, यहां से आपको मुझे आंसर बताने हैं। ठीक है,
मैं आपको पूरा क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद आपने सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। नॉन मेटल इज एसेंशियल, नॉन मेटल बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ में। विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अब आप क्लास 8 में पहुंच गए हो बेटा, तो आपको आई होप, आई एम श्योर कि आपको पता है कि हम कौन सी गैस लेते हैं। हम इनहेल करना मीन्स सांस लेना, अंदर की तरफ लेना, एक्सेल मीन्स सांस छोड़ना। तो यहाँ पे पूछा गया है ब्रीथिंग एंड इनहेल, अंदर की तरफ सांस लेते टाइम जब आप सांस लेते हैं तो सारे लिविंग बीइंग्स लेते हैं, क्या लेते हैं, आपने यहाँ पे आंसर लिख के मुझे सेंड करना है, ओके। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हमने पढ़ा है इसके बारे में। फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल होता है? नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो नॉन मेटल का यूज किस में किया जाता है? वाटर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में किया जाता है, और आप इसका भी नेम बता सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। तो नॉन मेटल्स होते हैं जो कि पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, जो कि कभी कभी क्या हो जाता है, अगर घाव हो जाते हैं ना तो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल यूज इन क्रैकर। तो नॉन मेटल क्रैकर्स, जो पटाखे आप फोड़ते हैं ना, उनमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो इसमें आपको जिसके आंसर मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको क्रैकर का आंसर मिल ही जाए या एंटीसेप्टिक का नहीं मिल ही जाए, तो आप ये इन दोनों के आंसर मुझे बताइए, ठीक है। हालांकि ये आपके क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बताएंगे। ये दोनों तो आप बताइए, और बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपको इन तीनों के आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इनके आंसर आप मुझे फाइंड करके आप बताइए, ओके। बहुत इजी है बेटा, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीजें। तो यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो आप और भी यूजेस आप बता सकते हैं इनके, अपने एक्सपीरियंसेस से, आपने जो जो एक्सपीरियंस किया है आज तक उससे। तो चलिए आगे देखते हैं। आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट, इन व्हाट फॉर्म इट इज फाउंड इन देम। तो पहली कह रही है कि मैंने सुना है कि मैग्नीशियम भी प्लांट्स में मिलता है, लेकिन ये किस फॉर्म में मिलता है। साथ ही साथ बूजो कह रहा है कि द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी। तो बूजो कह रहा है कि जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी है, ठीक है। तो बोल रहे वेयर इज द आयरन इन माई बॉडी। तो बूजो तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, आयरन मीन्स तो लोहा होता है, तो मेरी बॉडी में क्या लोहा है, कहाँ लोहा है, और अगर है तो वो कम कैसे हो गया। तो बूजो बहुत ही कंफ्यूज हो गया। तो चलिए आपको एक बॉक्स में कुछ दिया गया, अब इनके भी आप आंसर सोचिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता रही हूँ तो आपने करने नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि आप सोचें। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि आपने अपनी बॉडी में कभी आयरन देखा नहीं देखा, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला कि क्या है, कमी हो रही है। तो क्यों हो रही है, कहाँ मिलता है या कैसे मिलता है, ये चीजें आपने सोचना है। आप अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को आपने बढ़ाना है, ओके। अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप मुझे बताइए। लेकिन आई नो कि आप लोग बता देंगे, क्योंकि आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, मिनरल्स वगैरह के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, तो आई नो कि आप ही बताने वाले हैं। चलिए इस बॉक्स में देखते हैं आपको क्या बताया गया है। इन क्लास सेवेंथ में यू हैव लर्न दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। उन केमिकल रिएक्शंस में आपने सीखा था न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। केमिकल रिएक्शंस होती है, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। तो वो ये सब्सटेंसेस थोड़े अलग होते हैं जो कि रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिएक्शन में जो प्रेजेंट चीजें हैं उनसे थोड़ी सी नई चीजें ये बनाते हैं। Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reaction, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कि केमिकल रिएक्शन से टूट नहीं रहा है, मीन्स कि जैसे आपने बोला H2O, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ H2O का, जब ये टूटता है ना तो ये H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब O2 ये तो आप मतलब कि मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये टूट गया है, ठीक है। या NaCl, एक कंपाउंड होता है NaCl, नमक जो होता है ना, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो ये टूटता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ये टूट गया ना। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि टूट नहीं पाते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो वही आपको बताया गया है। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कि टूट नहीं पा रहा है फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ना ही इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, मतलब कि इलेक्ट्रोड का करके, और ना ही ठंडा करके, ना ही गर्म करके, कैसे ही नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कह दिया जाता है, एलिमेंट। मतलब कि अब वो नहीं टूटेगा, इट इज कॉल्ड एलिमेंट,
ओके तो उसे क्या कह दिया जाएगा, एलिमेंट। सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर जिसको कि हम एस से इंडिकेट करते हैं, ये एलिमेंट है। अब इसको काय में तोड़ेंगे फिर बताइए, किससे, ये इसको तो तोड़ ही नहीं सकते हैं ना। NaCl को तो हमने तोड़ा क्योंकि बड़ा सा था, Na अलग है, Cl अलग है, Na को अलग कर दिया, Cl को अलग कर दिया, रिएक्शन करवाई। तो अब सल्फर बेचारा अकेला है, इसे आप कैसे तोड़ेंगे, इसका ये पोर्शन अलग ये पोर्शन अलग तो कर नहीं सकते हैं, एक एलिमेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि टूट नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए आप, कूल कीजिए, कूलिंग प्रोसेस कीजिए आप, हीटिंग प्रोसेस कीजिए, वो टूट नहीं सकते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट, सो इज आयरन, आयरन भी एलिमेंट है। कार्बन 2, कार्बन भी एक एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एक एटम होता है, और एटम बहुत सारे एटम से मिलके ही एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। एटम सबसे छोटी यूनिट होती है, ओके। अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, तो एक सैंपल, जैसे सल्फर है ना, सल्फर में एक ही टाइप का एटम होगा, फिर अलग अलग टाइप के एटम नहीं होंगे, ठीक है। और Na है तो Na में एक ही टाइप का एटम होगा, ऐसे ही Cl है तो Cl में एक ही टाइप का एटम होगा। तो जितना भी आप देखेंगे, जो भी आप देखेंगे, जितना भी सैंपल की आप बात करेंगे, एक एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम होगा। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट, तो जो एटम होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, वो कभी भी किसी भी फिजिकल चेंज से अफेक्ट नहीं होता है, वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो बोला फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। तो अगर आप बात करते हैं सल्फर की, सल्फर भले लिक्विड फॉर्म में हो या वेपर फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, उसमें प्रेजेंट एटम हमेशा सेम होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज की वो लिक्विड है, जस्ट बिकॉज की वो सॉलिड है या वेपर फॉर्म में है, उसके एटम्स अलग अलग नहीं होंगे। ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स, हमारे पास बहुत सारे, इस यूनिवर्स में बहुत टाइप के वेराइटीज के सब्सटेंसेस हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंसेस इज लिमिटेड, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इन सब्सटेंसेस से बनने वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। और देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, अभी तक 94 ही नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हमें मिले हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं मिले हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल, उनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको हम मेटल कहते हैं, और जो बचे हुए हैं उनको नॉन मेटल या मेटेलॉइड्स। अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स जो मेटल की कैरेक्टर भी शो करते हैं और नॉन मेटल के कैरेक्टर भी शो करते हैं, ठीक है। मेटल हमें पता है लस्ट्रस होते हैं, सोनरस होते हैं, हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल ऐसा नहीं शो करते हैं, ये चीजें नहीं होती हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं, सोनरस नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन मेटेलॉइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, उन्हें मेटेलॉइड कह दिया जाता है। मेटेलॉइड पॉजेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, आपको बताया गया, ठीक है। मेटेलॉइड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही कैरेक्टर्स को शो करते हैं, ओके। तो आया आपको समझ में, इतना आया होगा क्योंकि हमने क्लास 7th में हम ये सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं, अभी तो हमें सिर्फ रिकॉल करवाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैंने आपको बेटा ये एक्टिविटीज तो आपने नहीं करनी है, जो जो मैंने कहा है कि हम स्कूल में करेंगे वो एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है, और एसिड वैसे भी आपको मिलेगा नहीं, और आप जो जो एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो सिंपल एक्टिविटीज है जिन्हें हम नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे ये वाला, इसका आंसर मुझे बहुत सारे बच्चों ने, एक बच्चे ने दिया है, बहुत सारों ने नहीं, एक बच्चे ने इसका आंसर दिया है, शो किया है उन्होंने, पूरा शो करा है। आयरन नेल मुझे दिखाया, कोल पीस दिखाया है, एल्यूमिनियम, साहिल आई थिंक नेम है उनका, तो एल्यूमिनियम वायर है, पेंसिल की लीड है, वो सब कुछ दिखाया था, साहिल ने सब दिखा रखा है, और पूरा पिक्चर मुझे सेंड किया उन्होंने पूरा करके। तो वैसे ही आपने भी करना है बेटा, तो ये कर सकते हैं आप, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 4.2 वाला आप कर सकते हो। तो जो जो आपको लगता है कि आपको लैब में नहीं करना, ये मत कीजिए, ये मैं आपको, ये अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज बाकी इसके बाद के जो हैं ये मैं आपको लैब में करवाऊंगी, ओके। तो चलिए जानते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से, ठीक है। व्हाट यू हैव लर्न, हम जानते हैं तो हमने क्या क्या सीखा। मेटल आर लस्ट्रस वेयर इज नॉन मेटल हैव नो लस्टर, मेटल्स में चमक होती है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं, मेटल को क्या कहा जाता है, धातु, और नॉन मेटल को क्या कहा जाता है, अधातु। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल में चमक होती है, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं उनमें चमक नहीं होती है। जनरली मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं। मेटल्स जो होते हैं ना, खींचने वाले, इनमें लचीलापन होता है, मैलिएबल होते हैं,
जबकि नॉन मेटल डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है। जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर्स। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनको यूज किया जाता है हीटिंग एप्लियंसेज में, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज में, ताकि लाइट आ सके। लेकिन नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल कोई भी हीट नहीं अपने ऊपर लेते हैं, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। ओके, ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब हम इनको जलाते हैं, मेटल्स को जब हम जलाते हैं, जब हम हीट करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड। और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब जलती है तो वो ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में जलती है या ऑक्सीजन की ही वजह से जलती है। तो जल रहा है मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो ये क्या बना देंगे, मेटल ऑक्साइड, विच आर बेसिक इन नेचर, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल भी रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, विच आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ओके, सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, कुछ मेटल्स होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड हाइड्रोजन गैस, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को ये प्रोड्यूस करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, मेटल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ, एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, जो कि पॉप साउंड के साथ रिलीज होता है वहाँ, क्योंकि गैसेस जैसे हम पहचान नहीं सकते ना, साउंड आएगी तो हम पहचान लेंगे, पॉप साउंड आएगी इट मीन्स इट्स हाइड्रोजन। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, तो नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं एसिड के साथ क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता है। सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस, कुछ मेटल्स होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। बेस नॉर्मली कैसे पहचानते हैं हम, टेस्ट कड़वा होता है उनका, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस अगर नॉन मेटल बनाना चाहेंगे तो उस टाइम पे उन्हें बेस से रिएक्शन करनी पड़ेगी, और मेटल अगर हाइड्रोजन गैस बनाना चाहेंगे तो उन्हें एसिड से रिएक्शन करनी पड़ेगी। ओके, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमने पढ़ा कि एक मेटल दूसरे मेटल की चेंज कर दे रहा है, अब जगह को चेंज कर दे रहा है। ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है, दो मेटल हैं, दोनों में से ही अगर एक कंपाउंड के साथ है, अगर दूसरे को हम ऐसे डाल देते हैं तो वो क्या कर दे रहा है, दूसरे की जगह चेंज कर दे रहा है और उसकी जगह खुद आ जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसका रीजन हमने ये जाना कि साइंस तो हमेशा फैक्ट पे काम करता है, या साइंस हमेशा फैक्ट बेस्ड बातें करता है, तो इसीलिए इसके लिए एक रूल बना हुआ है कि जो भी मोर रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, उसके कंपाउंड से, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। Metals and non-metals are used widely in everyday life. Metals जो होते हैं और non-metals जो होते हैं वो वाइडली यूज किए जाते हैं एवरीडे लाइफ में। हम बहुत ज्यादा इनका यूज करते हैं, भले आपको पता हो या ना मत पता हो ये मेटल है, अब तो आपको पता चल गया है कि कौन मेटल होता है कौन नॉन मेटल होता है, लेकिन अभी तक भी तो आप ऐसे ही यूज कर रहे थे ना बहुत सारी चीजें। जैसे आपने पेंसिल का यूज किया, पेंसिल की लीड का यूज़ किया, और बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते, जैसे एल्यूमिनियम वायर का हम यूज़ कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते, यूटेंसिल्स का हम यूज़ कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ कर रहे थे, या हम मैंगो खा रहे थे, हमें पता ही नहीं था वो एसिड होता है ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से सीखी, और हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और बहुत सारे मेटल नॉन मेटल ऐसे थे जो हमें पता ही नहीं था कि मेटल नॉन मेटल है, और हम अपनी डेली लाइफ में उनका यूज़ कर रहे थे। तो हमने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से सीखी हैं, जहां पे हमने जाना कि लेस रिएक्टिव क्या होता है, मोर रिएक्टिव क्या होता है, और हमने जाना कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। कितना इंटरेस्टिंग है, अगर हाइड्रोजन गैस कहीं से भी इवॉल्व होगी इट मीन्स कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक साउंड वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। और
मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल हमारा चैप्टर था, जहाँ पे हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए थे, बहुत ज़्यादा हमने सीखी थी चीज़ें कि पुअर कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर क्या होता है, मैलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। और यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हमने जाना। एक्टिविटीज जो हम कर सकते थे घर में आपने करी है, और जो मैं आपको यहाँ पे मैंने बाकी आपको बता दी। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी हम सब स्कूल में करेंगे। अगर स्कूल रीओपन होते हैं तो हम स्कूल में ये लैबोरेटरी में ये प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है, या ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम इजीली इसको जान जाएंगे और भी ज़्यादा अच्छे से हम इनको सीख लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो 5th चैप्टर होगा, कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। यहाँ पे को इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम जानेंगे, या कोयले के बारे में जानेंगे। स्टोरी क्या है, कोयला बनने की स्टोरी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा चैप्टर है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ है। तो तब तक आपने क्या करना है, जितने भी चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 4 चैप्टर्स को आपने क्या करना है, रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। डेली रिवाइज कीजिए बेटा, डेली रिवाइज कीजिए। और जो चीज़ आपको देखिए, जैसे ये था तो आपने अब इसको आप क्या कर लेंगे, इजीली फील कर सकते हैं ना, आयरन के अपीयरेंस कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है। आप इजीली, आई नो कि आपने अगर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, आपने ध्यान से पढ़ा था, तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर लेने वाले हैं, बहुत इजीली आप इसको फील कर लेंगे, है ना। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर को, इससे पहले वाले चैप्टर को भी पढ़िए, और क्या करना है आपने, इसे क्वेश्चन आंसर कराए थे उसे कीजिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अब हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, और बाद में फिर क्या करेंगे, एक साथ सबके रिटन वर्क को भी करेंगे। तो तब तक आप क्या करना है, आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए, समझिए, और जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो कीजिए। ओके बेटा, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।